अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम नेशनल इशूज़ पर तो बात करेंगे, इंटरनेशनल इशूज़ पर भी बात करेंगे, लेकिन स्पेसिफिकली सिंध के हवाले से भी कुछ बात करेंगे। अगर पाकिस्तान के बारे में कहा जाए कि पाकिस्तान डिप्लोमेसी में और पाकिस्तान डिफेंस में और साथ ही साथ पाकिस्तान ओवरऑल पॉलिटिक्स में इंडिया से बेहतर और बरतर रहा है, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ने भी ये क्लेम किया है। जबकि अगर नेशनल पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो कल बहुत बड़ी पाकिस्तान मीडिया में जो खबर रही वो ये रही कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो नवाज शरीफ से मिलने के लिए गए हैं और वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर गए हैं। इस मीटिंग को क्या सिर्फ और सिर्फ सियासत से जोड़ा नहीं जाना चाहिए, इसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर अलग रखना चाहिए। जबकि इंटरनेशनल मीडिया में इसके बरक्स दूसरी खबर तालिबानाइजेशन या तालिबान के हवाले से थी। हमने कल अपने प्रोग्राम में इस पर भी बात की। साथ ही साथ अगर हम देखें कि इंडिया के हवाले से क्या आप रिसेंट अपडेट्स आई हैं, अब अगर हम ये कहें कि बीजेपी हर रोज नए हथकंडे अपना रही है, इलेक्शंस करीब हैं और अब भी वो कोई ना कोई नया ड्रामा कर रही है, वो नहीं सुकून से बैठ रहे। तो अब नया ड्रामा, जैसा कि आप जानते हैं, कई दिनों से वो इंडियन कैप्स का डिस्कस हो रहा है। जो इंडियन कैप्स पहनकर जो इंडियन क्रिकेट टीम ने सामने एक स्टंट किया और आईसीसी ने कुछ नहीं किया उसका, तो इंडिया की तरफ से स्टांस हमने देखा, वो ये कह रहे हैं कि हमने आईसीसी से परमिशन ली ऑफिशियली। नंबर वन, स्पोर्ट्स इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम पॉलिटिक्स। आपने कैसे जोड़ा? तो इस तरीके से तो फिर जो हमारे रियल हीरो हैं, हमारी पूरी क्रिकेट टीम को हम कहेंगे कि आप जाएं और पाकिस्तान आर्मी की कैप्स पहने, फिर आप ज्वाइन कर दें स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को, जो कि हो नहीं सकता। इसके अलावा फवाद चौधरी ने इसके खिलाफ स्टेटमेंट दिया, साथ ही साथ पीसीबी चेयरमैन ने भी इसके खिलाफ स्टेटमेंट दिया। हम अब इसको इन रिटन कुछ कहेंगे या इसके हवाले से अगर हम बात करें तो इन रिटन प्रॉब्ली पीसीबी कुछ करेगा इस पर, क्योंकि ये स्टांस जो है वर्ल्ड कप के ऊपर भी इफेक्ट कर सकता है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंध-तास मुआहदे की, तो इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोकने की थ्रेटन यानी धमकी भी दिया है पाकिस्तान को, और इंडिया की तरफ से स्टांस आ रहा है कि इंडिया ने अपने ईस्टर्न रिवर का फ्लो थोड़ा कम कर दिया है। तो ये दो अलग स्टांस है, एक मीडिया की तरफ से और उनकी नेशन की तरफ से, जबकि बीजेपी ये कह रही है खुद से कि हम पाकिस्तान का पानी रोक देंगे, जो कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी की वायलेशन है। आज के प्रोग्राम में इन पर तो बात करेंगे और जाहिर है हम तालिबानाइजेशन के ऊपर भी थोड़ी गुफ्तगू करेंगे, जिसमें पाकिस्तानी मीडिया को बहुत कम इस पर बात कर रहा है और इंटरनेशनल मीडिया इसके ऊपर अपनी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स पेश कर रहा है। लेकिन आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फारूक सत्तार, जो कि बहुत बड़े प्रोमिनेंट लीडर हैं पाकिस्तान के। जब भी मेरी इनसे मुलाकात होती है तो मैं इनसे जरूर कुछ सीखती हूँ और हमेशा मैं उनसे कुछ ना कुछ सीखती हूँ, और मेरा जो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है वो भी बहुत बेहतर होता है। इसके साथ साथ ये हमेशा कोई ना कोई एक ब्रेकिंग खबर भी हमें देते हैं, ब्रेकिंग न्यूज। आज भी हो सकता है हमें इनसे कोई लेटेस्ट खबर मिले, जैसा कि आप जानते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इन्होंने की है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। सर, फॉर्मली वेलकम करती हूँ आपको प्रोग्राम में। बहुत बड़ा नाम, जैसे मैंने बताया फारूक भाई, एवरीबॉडी इज इम्प्रेस्ड फ्रॉम यू। पहले मैं जरा नेशनल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर बात करूंगी, फिर आपका जो स्पेसिफिक प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर भी मैं रोशनी डालूंगी। क्या कहेंगे आप कि पाकिस्तान का जो स्टांस है वो डिप्लोमेसी में, वो डिफेंस में और पॉलिटिक्स में हर तरीके से पाकिस्तान इज बेटर देन इंडिया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह वॉर का थ्रेट भी बिल्कुल खत्म हो चुका है, लेकिन बीजेपी से मतलब कोई हमें पॉजिटिव उम्मीद नहीं है, वो कुछ भी कोई स्टंट कर सकती है। क्या कहेंगे इस पर? ये जो कुछ पाकिस्तान भारत कशीदगी और उसके नतीजे में पाकिस्तान से जिस तरह का रिएक्शन गया, बड़ा बैलेंस था, बहुत रिस्पॉन्सिबल था, बहुत मैच्योर था, और पूरी दुनिया ने इसको सराहा और माना कि ये पाकिस्तान की सियासी फतह भी हुई है, अखलाकी फतह भी हुई है, पॉलिटिकल और सफारती हलकों में भी इसको बहुत सराहा गया और अच्छा उस तरह से लिया गया। और फिर मीडिया का रोल भी बड़ा, मैं समझता हूँ कि बड़ा मैच्योर था, जो कि इंडिया की मीडिया से अगर कंपेयर करें तो पूरी दुनिया ने भी उसको बता दिया कि बिल्कुल दूध और पानी का जैसे फर्क होता है। बिल्कुल। तो लोगों ने भी इसको माना। तो मेरे ख्याल में ये एज अ नेशन पहली मर्तबा हमने इतना अच्छा परफॉर्म किया है जी। तो अगर इसी परफॉर्मेंस को अगर हम अपना एसेट बना ले और इसके बेस पे अब हमारी जो डिप्लोमेसी है पूरी दुनिया में जी, उसको थोड़ा सा हम प्रॉपर चैनलाइज कर लें, तो मेरे ख्याल में ये कहा है हमारे वजीर खारजा ने कि अब कश्मीर का इशू खुद ब खुद जो है वो इंटरनेशनल उस पे जो है वो सिनेरियो पे उभर गया जी। तो हम उसको कायम रखे, उसको हैमर करते रहे जी। और ये बावर कराते रहे कि भाई जब तक ये मसला हल नहीं होगा, यही एक मुस्तकिल मसले का हल है कि कश्मीर के मसले को कश्मीरियों की आरा के मुताबिक हल किया जाए। तो उससे इंडिया और पाकिस्तान दोनों के जो 1.5 अरब से ज्यादा लोग हैं जी, उन्हें मौका मिलेगा तरक्की का,
माशी समाजी, वरना कितनी इनह्यूमन बात है। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए अपने नेशन को उकसा रही है, सबको बेवकूफ बना रही है, मीडिया को फंड कर रही है, मीडिया भी गलत दिखा रहा है, और उनके जो बेचारे गरीब फार्मर्स हैं उनको कितना टोमेटोज का कितना ह्यूज लॉस। उन्होंने जो कहा पाकिस्तान के टमाटर बंद कर देंगे, यहाँ से भी जंगी वॉर स्टार्ट हुई, बड़ा इसके जोक्स भी बने, लेकिन अब देखिए वहां पे 2 रुपए किलो सर, मतलब इस जुल्म है वो गरीब, वहां पे गरीब आवाम पिसरी होगी ना। ये तो हम तो इंसानियत की बात करेंगे। देखिए टोमेटो एक पेरिशेबल आइटम है ना जी, वो तो इतना दूर एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, पाकिस्तानी नेबरिंग कंट्री था जी। और उनको एक वेन्यू मिला हुआ था। अब वो अपने मुंह पे वो टमाटर मारना चाहे तो मार ले, हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। मैंने तो 2 रैलीज की, हैदराबाद में, कराची में, और दोनों रैली में पार्टिसिपेशन भी बहुत अच्छी थी और लोगों का जोश व खरोश भी बहुत था। तो मैंने तो ये मैसेज दिया, नरेंद्र मोदी साहब देखें आप भी चाय वाले थे जी, और चाय वाला होना कोई बुरी बात नहीं, अगर आपको लोगों ने इज्जत दी है तो उसका पास आपको करना चाहिए। देखें आपके पायलट को चाय हमने पिलाई जी, और अगर चाय की अहमियत को आप नहीं समझेंगे कि चाय की प्याली पर दुनिया के बड़े बड़े मसले हल होते हैं, तो हमने तो दावत दी उन्हें कि आए चाय की प्याली और चाय की टेबल पर बैठते हैं, इस मसले को हल करें। ये आपको स्टेट्समैन बनाएगा। अभी आप एक लीडर हैं जी, अब वक्त आ गया कि इंडिया पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं वो स्टेट्समैन बने, जी, लोगों के लिए सही मानों में कुछ करे। तो पाकिस्तान ने तो मेरे ख्याल में उसकी पहल कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान के इस स्टंट को भी जो है बहुत ज्यादा, या इस इनिशिएटिव को मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया कि इतनी जल्दी क्या थी इनको छोड़ने की, लेकिन जो सेंसिबल पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने ये समझाया, उन्होंने बावर कराया कि अब हमने कल या परसों या 15 दिन बाद तो उनको रिलीज करना ही था। हमने एक गुड जेस्चर की दुनिया के सामने जो है एक मिसाल कायम की। क्या कहेंगे? आई एम फुली सपोर्टिव ऑफ व्हाट द प्राइम मिनिस्टर डिड, जो फौरन ही रिलीज करना था। इससे अच्छा, इससे बड़ा कोई जेस्चर हो नहीं सकता जी। जिसने भी खान साहब को मशवरा दिया उन्होंने खुद ये फैसला किया, ये उनका एक बहुत अच्छा फैसला है। लोग इमोशनली सोचते हैं। देखिए लोगों को ये समझना चाहिए कि वो वाली जंग अगर कन्वेंशनल वॉर होगी तो उसको ना इंडिया अफोर्ड कर सकता है और पाकिस्तान भी अफोर्ड नहीं कर सकता। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ने कहा है कि अच्छा वो जंग अल्लाह ना करे फौरी तौर पर नॉन कन्वेंशनल जंग में अगर खुदा ना खास्ता बदल गई तो किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा, तबाही सबका मुकद्दर होगी। और फिर तारीख और मौर्रिख फिर जो भी ये जंग करेगा, जो भी इस ऑप्शन को ऑप्ट करेगा, मेरे ख्याल में उसको इतनी सलावातें पड़ेंगी लेकिन इंसानियत तबाह हो जाएगी। So as per the international report, 90% of the world would face the consequences. Not only India and Pakistan, not even subcontinent. 90% of the world. And this is a very good investigation by the international community and international media. उसका फायदा ये होगा कि पूरी दुनिया को भी अब पाकिस्तान, इंडिया और उसको लेके जो कश्मीर का मसला है इस रीजन का, उस पर अब सबका फोकस हो गया। अब सबकी इन्वेस्टमेंट्स भी यहाँ आना शुरू हुई है। सऊदी अरेबिया एक ऑयल रिफाइनरी लगाने का प्रोग्राम कर रहा है। फिर ये इत्तलात भी हैं कि पाकिस्तान के ऑफशोर्स पर तेल के भी बड़े ज़खायर निकलने वाले हैं। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये और अट्रैक्शन है। सी पैक चाइना की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, ऑयल रिफाइनरी सऊदी अरेबिया की होगी तो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी उसमें होगी। फिर तेल की कॉरपोरेट जो सेक्टर है वो तो ह्यूस्टन, वो तो टेक्सास में है जी, तो उनके भी इंटरेस्ट कहीं ना कहीं हैलीबर्टन और ये सारे उनके भी आएंगे। तो इसका मतलब यह है कि इस रीजन में कोई वॉर को हर मुल्क मुस्तरद करेगा। स्ट्रेटेजिकली अगर हम बात करें तो पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत खास लोकेशन पर रखा है। अब आप देखिए ना कि हमने जब अपनी एयर स्पेस को वो वायलेशन जो हमारी की थी इंडियन एयरफोर्स ने, उसके बाद फिर हमने उसको जब बैन किया कि भाई हम कुछ फ्लाइट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो चीखें निकल गई थी दुनिया की सर। हाँ, लेकिन ये कि फिर वो हमारे लिए भी दूसरी एयर स्पेसेस बंद हो सकती हैं अगर हम दूसरों के लिए एयर फॉर द टाइम बिंग की। तो ये तो देखिए तो पूरी दुनिया ये सही मानों में ग्लोबल विलेज तो बन गया है ना। कम्युनिकेशन भी बहुत फास्ट हो गई है और कोई चीज़ यहाँ होती है सारी दुनिया में वो आराम से स्प्रेड करती है और इंटरेस्ट भी एक दूसरे के साथ इंटेग्रेट कर गए हैं, जुड़ गए हैं। सर पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी दूर दूर तक इनका कोई आसपास कोई मेल नहीं था, कहीं पे कोई लगता नहीं था कि किसी चीज पर ये लोग साथ इत्तेफाक करेंगे। लेकिन अब बिल्कुल हमने जो कल देखा वो एक अलग उनका रवैया देखा और फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया है कि सदी का सबसे बड़ा यू टर्न बिलावल ने लिया है नवाज शरीफ से मुलाकात करके। क्या कहेंगे इस पर? अब मेरे ख्याल में ऐसे यू टर्न तो अब देखे ना, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद भी तो नवाज शरीफ साहब से मिली थी जी, और आसिफ अली
जरदारी साहब ने भी उनसे मुलाकातें की थी एक ज़माना जब था मुशर्रफ साहब से जब इन्हें जान छुड़ानी थी जी। तो मेरे ख्याल में ये तो एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, लेकिन इसको जस्टिफाई आप तब ज़्यादा कर सकते हैं नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी से पहले एक मुलाकात बिलावल भुट्टो वैसे ही पॉलिटिकली नवाज शरीफ से कर चुके होते जी। तो फिर ज़्यादा मज़ा आता इस मुलाकात में। अब ये लोग इसको अपनी तरफ से इंटरप्रेट करेंगे कि अब चूंकि पीपल्स पार्टी पर भी एक बुरा वक्त मंडला रहा है जी। और ये यही interpret नैब हो रहा का है सब। और ये जो अकाउंटेबिलिटी का घेरा तंग हो रहा है, तो ये उसमें थोड़ा सा एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए करीब आ रहे हैं जी। तो लोग एज्यूम करेंगे आप अब जाएंगे तो अगर पहले। और बिलावल भुट्टो साहब को ये भी सोचना चाहिए कि एक दिन जरदारी साहब को तो रिटायर होना है जी। और नवाज शरीफ साहब को भी एक दिन रिटायर होना है। चले कोई और माइनस करे ना करे, आपको खुद भी तो कभी ना कभी माइनस होना है। मरियम नवाज के साथ एक पहले मुलाकात अगर हो जाती बिलावल भुट्टो की तो वो ज्यादा उसकी मीनिंग्स होते। ठीक। तो ये है दूररस यानी लॉन्ग टर्म प्लानिंग, विजन, सोचना, इस मुल्क में एक मकालमे को कायम रखना अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अभी तक नहीं है। और जब एक बुरे वक्त में जब आप मिलते हैं तो लोग मजाक भी उड़ाते हैं। हाउ डू यू सी रिफ्ट बिटवीन असद उमर एंड बिलावल? मैं समझता हूँ कि वो असद उमर जो है वो ज़्यादा अर्बन ओरिएंटेशन और बैकग्राउंड है उसकी, पॉलिटिक्स और उसकी जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है। रूरल इकोनॉमी या जो बिलावल भुट्टो का जो ओवरऑल जो एक वो है वो उससे तो एक तो वो क्लैश हो रहा है, वो भी क्लैश हुआ है एक्चुअली, तो पस मंजर में यही है जी। और बाकी तो और उनकी बिलावल की जो अभी रिसेंटली स्पीच है उसको बहुत ज्यादा इंडिया में बहुत पजीराई मिली, बहुत ज्यादा भारत में उसको दिखाया गया। इज इट अ राइट टाइम टू टॉक अबाउट नेशनल एक्शन प्लान और टू क्रिटिक ऑन दैट? जबकि जो शहरियार अफरीदी हैं वो भी इस पर बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको फैसिलिटेट नहीं होने देंगे पाकिस्तान में, यहाँ पर कार्रवाई जारी है इस पर। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है उनकी भी इस पर डिफरेंट स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन का इसमें क्या किरदार है? बिलावल भुट्टो को ये कहना चाहिए था कि हमें हैरत भी हुई और खुशी भी हुई कि इतनी ज़्यादा कशीदगी के जंग बिल्कुल के साए मंडला रहे थे, फिर वहाँ से सब पीछे आए हैं जी। और उसके बावजूद भी दहशतगर्दों के खिलाफ जो पीटीआई की हुकूमत ने एक्शन लेना शुरू किया है, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। उसे ये कहना चाहिए था, उसे इसको पीटीआई के ऊपर रख के नहीं कहना चाहिए था कि पीटीआई का किसी वक्त ये स्टांस रहा है कि वो तालिबान से मकालमे के भी हामी रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान में उसके दफातर खोलने की भी बात की थी इमरान खान ने। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर आज वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, मदरसा रिफॉर्म्स ना बिलावल भुट्टो ने जरदारी ने किए। जैसा आपने कहा कि एक वक्त में बात हुई थी कि उन्होंने कहा था कि हम इनके ऑफिस बेयरर्स बनाते हैं तालिबान के, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद। वी जस्ट टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस ऑन इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर फारूक सत्तार। उनसे हम बात कर रहे थे नेशनल और इंटरनेशनल इशूज़ पर। हमने कुछ बात की भारत के हवाले से, जबकि हमने बात की पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। एक सवाल मैं ब्रेक से पहले छोड़कर गई थी कि तालिबान के हवाले से ये कहा जा रहा था कि ऑफिस बेयरर्स होना चाहिए, तालिबान के यहाँ पे ऑफिस होने चाहिए ताकि हम उनसे डायलॉग कर सकें। इस पर क्या कहते हैं, उनसे जानते हैं। जी सर। देखिए, हमारा तो स्टांस बड़ा क्लियर रहा है, हम सेंट्रल लेफ्ट की पॉलिटिक्स करते रहे हैं और हम समझते हैं कि जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान है उसमें कोई इंतहा पसंद जो जबर के ज़रिए से अपनी कोई राय मुसल्लत करना चाहे और किसी के ख़िलाफ़ भी किसी वक्त फतवा दे दे और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करे, जब तक वो उन चीज़ों की आपको क्लैरिटी ना हो तालिबान के आइंदा कोई पॉलिटिकल अगर रोल है भी, उससे पहले उनके दफ्तर खोलने की बात करना, ये फिर आपके सेंटर राइट होने और कुछ उनके लिए नर्म गोशा रखने की बात है। तो ये पीटीआई का ये बैकग्राउंड क्वेश्चनेबल रहेगा हमेशा। सर, हाउ डू यू सी गुड तालिबान एंड बैड तालिबान? तालिबान इज़ अ तालिबान। मैं अज़राए मजाक मैंने सुना था कि अमेरिकन किसी या अफगानिस्तान के जनरल ने कहा था ओनली अ डेड तालिबान इज़ अ गुड तालिबान। हालांकि ये बात भी नहीं कहनी चाहिए, लेकिन वो ये कहते थे। तो लेकिन अब वो अमेरिकन भी उन तालिबान से बात कर रहे हैं। लेकिन लॉजिकली अगर हम तालिबान को ट्रांसलेट करें लिटरली, और जो बेसिक तब जो तालिबान है दैट्स बेसिकली तालिब का बुरा नहीं है। फिर उसके बाद फिर अगर देखें कि जो एक तालिबान की आड़ में जो एक टेररिस्ट ग्रुप्स बन गए हैं उस पर अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो इमरान खान ने बार बार अपना स्टांस ये क्लियर किया और उन्होंने ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि इनसे डायलॉग हो। डायलॉग तो बगैर ऑफिसर्स के नहीं होगा,
वो टेररिस्ट एक्टिविटी जहां से भी होगी, और इवन वो चेक एंड बैलेंस रखना उन पर आसान होगा कि कहां से किधर क्या एक्टिविटी हो रही है। नहीं, वो तो फिर आपने लेजिटिमाइज कर दिया अगर आपने ऑफिस खोलने दिए। देखिए ऑफिस खोले बगैर, कतर में भी खुला था, फिर वो उसके बाद रुक गया। पहले भी अमेरिका और तालिबान के दरमियान इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हमारे एस्टेब्लिशमेंट ने फैसिलिटेट किया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। इस मरतबा मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा तैयारी की गई और ये इमरान खान की हुकूमत को एक क्रेडिट भी मिला इंटरनेशनली। लिंडसे ग्राम ने आके कहा कि अब अमेरिका, यूएस कह रहा है कि वी वांट योर सपोर्ट। अब वो सपोर्ट मिली सिविलियन गवर्नमेंट, गोया कि इमरान खान साहब को भी इसका क्रेडिट मिला और आर्मी को तो मिला ही मिला। और अमेरिकन उसमें आइज में अब एक अगर विजिट होता है तो फिर वो डोनाल्ड ट्रंप से इमरान खान की मुलाकात और ये सारी चीज़ें आगे जो हैं उसके रास्ते हमवार हुए हैं जी। तो ये पाकिस्तान के लिए बुरा नहीं है। तालिबान के साथ आपने फैसिलिटेट कर दिया, लेकिन जो अफगानिस्तान की अपनी स्टेबिलिटी है उसमें जो नॉर्दर्न अलायंस मौजूदा हुकूमत अशरफ गनी, जिनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं जी, लेकिन बहरहाल वो भी वहाँ की एक रियलिटी है। तो इंटरनल डायनेमिक्स क्या होगी अमेरिका को भी ये सोचना होगा। फिर हम जो ईस्टर्न बॉर्डर पे एंगेज हो गए तो ये जो वेस्टर्न बॉर्डर हमारी थोड़ी सी लूज हो गई, तो अमेरिका को भी ये सोचना तो इसका मतलब है कि जो इंडिया पाकिस्तान का ये था, इसमें अमेरिकन इंटरेस्ट भी है कि किसी तरह ये ईस्टर्न बॉर्डर हमारी गर्म ना हो ताकि हम यहाँ एंगेज ना हो, हम वेस्टर्न पे ही रहें। और चाइना को भी अपनी सी पैक के लिए और सऊदी अरेबिया को भी अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इन सब का इंटरेस्ट है। चाइना ने भी ये बात कही कि ये जो टेररिस्ट है अब उनके साथ डायलॉग अगर हो रहा है तो हो, वो भी कहते हैं, अमेरिका भी कर रहा है। और इंडिया अगर ये सारा जैश मोहम्मद पर मलबा डालता है तो चाइना ने ये सलामती काउंसिल में ये ले लिया स्टैंड कि वो कह रहे हैं कि हम इन्हें उस तरह बैन नहीं होने देंगे जब तक कि हमें भी सबूत ना मिले जी। तो इसका मतलब ये है कि ये एक नुक्ता है, इस पर पूरी दुनिया का क्या व्यू है वो भी क्लियर हो जाएगा। यूके ने और अमेरिका ने ये मूव किया रेजोल्यूशन और चाइना उसको अपोज कर रहा है, इसका मतलब पाकिस्तान उसको अपोज कर रहा है। तो ये कैसे कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगा जो बाकी चीज़ों पे हमें ओवरऑल इंटरनेशनल कम्युनिटी की सपोर्ट मिली है, तो बहुत तने हुए रस्से पे हम चल रहे हैं और बहुत केयरफुली हमें चलना होगा जी। और टेररिज्म का खात्मा ही, कोई गुड और बैड टेररिस्ट नहीं होता, जो टेररिस्ट है वो टेररिस्ट है। उसके खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान में अगर मदरसा इस्लाहात हैं तो वो भी होनी चाहिए, चौकीदारी निज़ाम इलाकों में बनना है, फॉरेंसिक लैब्स कायम होनी, क्रिमिनल सिस्टम ऑफ जस्टिस में जजों को गवाहों को प्रोटेक्शन देनी, ये सारी चीज़ें अब तक नहीं हुई हैं, जो पीपल्स पार्टी के ज़माने में भी नहीं हुई, नवाज शरीफ के ज़माने में भी नहीं हुई। अब पीटीआई के ज़माने में इनको तरजीह प्रायोरिटी पे लेना चाहिए और ये करना चाहिए, हमारी सपोर्ट रहेगी। तो ये सारी सूरत हाल है। सब थोड़ी बात करें अगर स्पोर्ट्स की, हम जो आपने देखा एक इंडियन मूव, उन्होंने उनके जो पायलट है उनको भी, हमने उनके जहाज़ों को भी मार गिराया, उनके पायलट को भी अपनी कस्टडी में लिया, दोबारा से हमने उनको हैंडओवर भी किया, फिर उसके बाद भी अभिनंदन इज द हीरो, और फिर उन्होंने जो है उनकी कैप्स जो है पूरी अपनी क्रिकेट टीम को पहनाई। और फिर स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स एंटायरली दो मुख्तलिफ चीज़ें, क्या इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा होना चाहिए? क्योंकि स्पोर्ट्स तो अक्सर जोड़ती है सरहदों को। देखिए स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए जी। और पॉलिटिक्स में स्पोर्ट्स नहीं होना चाहिए। हम तो ये देख रहे हैं 70 सालों से पॉलिटिक्स में ये खेल आ जाता है जी। पॉलिटिक्स को खिलवाड़ बना दिया जाता है और अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए यूज किया, जैसा कि बीजेपी या नरेंद्र मोदी साहब ये इलेक्शन का जो स्टंट है जी। तो मेरे ख्याल में इससे इंडिया को भी लॉन्ग रन में कोई फायदा नहीं होगा। अगर वो हमारे यहाँ टीटीपी को या किसी को अब तक वो कह रहे हैं कि उन्होंने आईसीसी से परमिशन लिया, अब इंडियन ये स्टांस आया है। देखें आईसीसी को अब तो परमिशन देना नहीं चाहिए। और ये पहले जो पैलेस्टीनियन बैंड्स लोगों के हाथ में, जो क्रिकेटर्स के हाथ में थे, उसको उन्होंने उतरवा दिया और बैन कर दिया, यानी कि उन्होंने फ्री पैलेस्टाइन के सिर्फ बैंड्स पहने थे, यानी कि एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स की वो बात कर रहे थे, ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे थे, उसको उन्होंने बैन किया। लेकिन इस पॉलिटिकल मूव को उन्होंने आप ये तो कर सकते हैं कि स्पोर्ट्स के इवेंट्स के जरिए कि दो मुल्कों को करीब ले आए। ज़ियाउल हक साहब के खिलाफ थे बहुत लोग, लेकिन जब इंडिया में क्रिकेट मैच हो रहा था इंडिया और पाकिस्तान का, तो वो वहाँ चले गए थे जी। तो ये इनको दोनों ममालिक के वो पॉलिटिक्स सही है कि आप स्पोर्ट्स के जरिए से करीब आएँ, लेकिन स्पोर्ट्स को यूज करके आप नफरत बढ़ाएं और हेट्रेड फैलाएं और लोगों को दूर करें, इसकी तो कतई इजाजत होनी ही नहीं चाहिए। और इससे पूरी दुनिया का स्पोर्ट्स जो ऑर्गेनाइजेशन, क्या आईसीसी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं है? क्योंकि जब वर्ल्ड कप होगा तो ये क्लियर दिख रहा है कि आईसीसी इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स इंडियन क्रिकेट टीम स्पेसिफिकली। वो ये ठीक है, मेंबर्स उनके सपोर्टिव हैं, उन्होंने इलेक्ट कराने में उनको मदद दी है, शायद पैसे भी दिए हों, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो किसी एक मुल्क के लिए इतना खुलकर कोई स्टैंड ले लें।
तो आईसीसी को अपने इस ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, रिव्यू करना चाहिए और ये गलत है, उन्हें अपनी लिमिट में रहना चाहिए। ठीक सर, सिंतास मुआहदे के ऊपर क्या कहेंगे आप? इंडस वाटर ट्रीटी बहुत क्लियर है, हमारे कुछ दरिया हैं, कुछ दरिया उनके हैं, ना हम उनका पानी जो है किसी तरीके से किसी भी कॉन्स्पिरेसी से रुकवा सकते हैं, ना वो हमारा पानी रोक सकते हैं। इंडियन स्टांस ये है कि ईस्टर्न रिवर का उन्होंने फ्लो थोड़ा सा कम कर दिया है, पाकिस्तान का कोई पानी कम नहीं कर रहे, ये एक अलग उनका एक स्टेटमेंट है। दूसरी तरफ बीजेपी ये क्लियरली कह रही है कि हम पाकिस्तान का पानी रोक देंगे। मैं ये समझता हूँ कि हमने भी जब कश्मीर के इशू पर पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मॉरल सपोर्ट दी कश्मीरियों को, तो हमने उसके साथ साथ जो एक और बड़ा इंसानी मसला, ये भी इंसानी मसला है, एक और बड़ा इंसानी मसला है पानी का, क्योंकि कश्मीर के रीजन की अहमियत है कि सारे हेडवर्क्स वहीं पर हैं, वहाँ से पानी आता है। तो हमें चाहिए था कि उसको भी हम थोड़ा हाईलाइट करते शुरू से कि अगली जंगें पानी पर होनी है। अगर इंडिया यानी आलमी जंगें, फिर राइट्स, फसादात दुनिया में मुख्तलिफ खित्तों में पानी पर होने, तो हमें दुनिया को ये अहमियत उजागर करनी कि कश्मीर की अहमियत इंसानी भी है, अखलाकी भी है और सिफारती सियासी भी है, लेकिन उसके साथ साथ पानी का भी मसला है। सर कराची का मुकदमा और इंडिया रोक नहीं सकता। इंडियन वाटर बेसिन ट्रीटी के बाद इंडिया इतनी आसानी से पानी रोक नहीं सकता। ठीक है सर, आज आपने कराची का मुकदमा लड़ा, क्या कहेंगे उस पर? ये मेरे पास लिस्ट है और प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी आपने थोड़ा एग्रेसिव टोन में, बड़ी एग्रेसिव टोन में मुझे आज करनी पड़ी। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है जी। और इससे पहले कि वो गलत सिमत में चले जाएं या बदअमनी, लाकानूनियत फिर आ जाए जी, और अल्लाह ना करे मुख्तलिफ जो यहाँ इकाइयाँ हैं उनके दरमियान गलत फहमियाँ पैदा हो जाएं, जो सिंध के हुक्मरान हैं ख़ास तौर पर, वो ये जो तासुब है इसको बंद कर दें। ठीक 10 सालों से तासुब हो रहा है, एक कतरा इजाफी पानी का कराची में नहीं दिया गया। सर्कुलर ट्रेन का मंसूबा जापान ने इनके दरवाजे पे आके बार बार कहा, ये मंसूबा केसीआर किसी जमाने में बहुत जबरदस्त कोई एक प्रोजेक्ट होता था तबाह। नहीं, जापान ने कहा कि हम $1 बिलियन रिहेबिलिटेशन के देंगे 25,000 लोगों की आबादकारी के लिए, आप शुरू करें, और $1.2 बिलियन हम इसको बनाने का देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसी तरीके से इन्होंने एलोकेशन ऑफ फंड्स आबादी के हिसाब से सिंध के शहरों और कराची को नहीं दिया। कराची में पीनट पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट की गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने। इसी तरह से बेरोजगारी, नौकरियां नहीं, रोजगार नहीं। आसानी से कराची का डोमिसाइल कोई भी बना सकता है, उसे नौकरी मिल जाती है, लेकिन जो जेन्युइन कराची वाला है जिसने मैट्रिक यहाँ से किया उसको नहीं मिलता। इसी तरह दाखिलों में उनकी मुश्किलात है, कोटा सिस्टम खत्म हो गया, फिर भी यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेजेस, बाकी यूनिवर्सिटी का कोटा, तो कहीं पर भी देख लें, चाहे वो दाखिले हो तालीमी इदारों में या मुलाजमतें हों सरकारी इदारों में, उनमें जो कराची के लोग हैं उन्हें, और हैदराबाद फूड अथॉरिटी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं, ये बहुत नया डिपार्टमेंट है, लेकिन यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ एक एथनिक ग्रुप ने अपने लोगों को पूरा भर्ती किया कलर नहीं। आप फूड डिपार्टमेंट छोड़ दें, सिंध सेक्रेटेरिएट चले जाएं, सिंध असेंबली चले जाएं, किसी भी ट्रैफिक पुलिस को देख लें, तो मैं चैलेंज करता हूं कि जो नई भर्तियां की है 10 सालों में ट्रैफिक पुलिस में, उनके सबके नाम वल्दियत के साथ दे दें, यू विल इजीली मेक आउट के हाउ मेनी ऑफ देम आर फ्रॉम कराची, हैदराबाद एंड सक्कर नहीं है। ये 33 हैं, इनके सबके नाम मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पढ़े। मुझे इन अफसरों से कोई बुग़्ज़ नहीं है, मुझे अल्लाह ना करे इनसे कोई पुरखाश नहीं है। मैं अपने सिंधी भाइयों की इज्जत करता हूँ, वो सिंधी बोलने वाले सिंधी हैं, हम महाजिर हैं, उर्दू बोलने वाले सिंधी हैं, लेकिन इन इकाइयों को एक दूसरे के करीब लाना, उनकी खलीज को पाटना, उनके फासलों को कम करना है। आप उनमें दूरियां बढ़ा रही हैं। 33 जिले हैं सिंध में, अभी नोटिफिकेशन हुआ है, 33 के 33 अफसरान सिंधी बोलने वाले और कुछ बलोच हैं, इसमें इवन पख्तून भी नहीं। अगर महाजिर और उर्दू स्पीकिंग मेमन, कच्ची, वो है, वो भी वही, हाँ, बलोच सिंधी हैं। तो ना कच्ची है, ना गुजराती है, ना मारवाड़ी है, ना पंजाबी, पख्तून, सराइकी, हजारेवाल, कोई नहीं है। अगर ये सिंध सिर्फ सिंधी बोलने वाले सिंधियों का सिंध है, और आगे जाके मजीद आप ये लाइन ऑफ डिवाइड को गहरा करने जा रहे हैं, 9 जिले बनाकर जो आपका प्लान है, और यहाँ के वसाइल पर और कब्जा करना चाहते हैं, कोई शराकतदारी नहीं कायम कर रहे हैं, दही अर्बन सिंध को करीब नहीं ला रहे हैं, तो अगर आप और ये भी प्लान करना चाह रहे हैं कि कराची 2 मेयर होने चाहिए, अच्छा, ये भी प्लान है इनका आगे जाके, अगर ऐसा हुआ तो कराची में अगर ये 2 मेयर वाला तस्वर आया तो फिर सिंध में 2 वजीर आला का तस्वर भी आ जाएगा। सर इस पर बात इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। स्टे विद अस ऑन इनसाइड द न्यूज़।
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जी नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे इस वक्त स्पेसिफिकली कराची और सिंध के हवाले से कि कराची में रहने वाले लोग हैं उनके राइट्स वायलेट हो रहे हैं। स्पेसिफिकली सिंधी एथनिक ग्रुप जो है वो डोमिनेट कर रहा है हर जगह, भर्तियों में, इवन यूनिवर्सिटीज़ में। और हमें एक लेटेस्ट अभी जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं डॉक्टर फारूक सत्तार के साथ, वो इलीगल भर्तियों के ऊपर हो रही है। वो बात हो रही है जो पब्लिक सर्विस कमीशन टेस्ट जो लोग बहुत शौक से देते हैं और बहुत बड़ी पोजीशंस के लिए लोग देते हैं, और माना जाता है कि जो कॉम्पिटेंट लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन पोजीशन के हकदार हैं। लोग सालों साल प्रिपरेशन कर रहे होते हैं इस टेस्ट के लिए, और बहुत मेहनत करने के बाद वो ना सिर्फ थ्योरेटिकल टेस्ट से गुजरते हैं बल्कि वो प्रैक्टिकल टेस्ट से भी गुजरते हैं, और फिर उसके बाद उनको वो पोजीशंस मिलती हैं। और ये बहुत बड़ी और ख़ास जगह होती है, लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाते हैं टेस्ट देकर। लेकिन हमने यहाँ पे ये देखा कि जो डॉक्टर फारूक सत्तार ने हमें रिपोर्ट दिखाई कि 34 पीपल आर अप्रॉक्सीमेटली इन द पोजीशंस, और ये सारे सिंधी बलोच एथनिक ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। सर, इस पर और आप क्या हमें बताना चाहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि देखें, हम भी नफरत को ख़त्म करके मोहब्बतों के पुल ही बनाना चाहते हैं, और हम समझते हैं कि रूरल और अर्बन सिंध को इंटेग्रेट होना है जी। और ये सिंध सबसे तरक्की याफ्ता सूबा और तालीम याफ्ता सूबा बन सकता है अगर ये नफरत पर और तासुब पर मबनी पॉलिसी का, और इसमें टेस्ट के ऊपर जो लिसानी तौर पर सिंधी बोलने वाले सिंधी, उनका कसूर नहीं है जी। उन्हें अगर ये फायदा मिल रहा है तो वो तो नौकरियां कर रहे हैं, वो तो आ जाएंगे, लेकिन इससे इज्तिमाई तौर पर फैसिलिटेट कर रहे हैं। इवन असल वो कर रहे हैं। के ऊपर भी 3 रेफरेंसेस दायर है नैब में, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जो एक रेफरेंस उसमें भी यही है, जो उन्होंने इलीगल भर्तियां की हैं और लोगों को फैसिलिटेट किया है। इलीगल भर्तियां होना भी एक बात है, पैसे लेके भर्तियां करना दूसरी बात है, फिर सिर्फ अपने कारकुनों को और अपने रिश्तेदारों को नौकरियां देना ये तीसरी बात है। लेकिन जब उनकी पोस्टिंग्स हो रही हो और उसमें भी एक ही कलर की सारी पोस्टिंग हो, ये मल्टी एथनिक प्रोविंस है और 2 बड़ी इकाइयां तो उर्दू बोलने वाले और सिंधी बोलने वाले एक पाकिस्तान के क़याम के बाद से। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे उर्दू स्पीकिंग नहीं, यहाँ पर बाकी तमाम तर ज़बानें मौजूद है, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, फिर उसके बाद सराइकी, हज़ारेवाल, बहुत सारी ज़बानें हैं सर। कराची इसीलिए एक बहुत माना जाता है कि हर तरीके के एथनिक ग्रुप यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, इससे क्या होगा कि जो आज PSL कराची में हो रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स यहाँ आए हैं, जहाँ हमारे लिए खुशी की बात है, तो हम उस खुशी में इतना ज्यादा इन्वॉल्व ना हो जाएं कि आगे के फियर्स को हम सामने ना रखें। कानून नाफिज करने वालों की भी जिम्मेदारी, उन्होंने भी जानों का नजराना दिया, रेंजर्स ने, पुलिस ने, और यहाँ अमन कायम हुआ। फिर कराची वालों ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी, जब तशद्दुद होता था तो कुर्बानियां देते थे, और जब ऑपरेशन हुआ तो कोलैटरल डैमेज हुआ, उसमें कुर्बानियां दी। कराची वाले वैसे भी बहुत कॉम्पिटेंट है, हर माने से कॉम्पिटेंट है, सिर्फ पढ़ने का मैदान हो चाहे काम करने की बात हो। यहाँ पे सिर्फ उर्दू स्पीकिंग लोग नहीं, यहाँ पे जो बाकी के लोग भी रहते हैं इतनी ग्रुप के, वो इतने पॉलिश्ड होते हैं कि वो काफी कॉम्पिटेंट होते हैं, तो लेकिन वहाँ वो टफ टाइम फेस करते हैं। इसीलिए हम भी कहते हैं कि कराची किसी एक जबान से ताल्लुक रखने वालों का शहर नहीं, ये तमाम जबानें बोलने वालों का शहर है, एक कॉस्मोपॉलिटन शहर, और सबसे बड़ा और वाहिद नेशनल सिटी है। कराची चलता है तो मुल्क चलता है, हब ऑफ पाकिस्तान। ये हब है, तरक्की का, मईशत का इंजन है। तो इन सारी बातों में ये नेशनल पॉलिसीज में ऊपर आना चाहिए। 6 महीने में इमरान खान साहब की हुकूमत ने अब तक कराची के पानी के K4 मंसूबा का जो फेज 1 है, उसमें जो फेडरल गवर्नमेंट को रिलीजेस देनी चाहिए थी, नहीं दी है। उनका झगड़ा है सूबाई हुकूमत से। अब ये पिंग पोंग होता है कराची, सूबाई हुकूमत अपना हिस्सा नहीं देती, वफाकी अपना नहीं देती, कीमत मंसूबे की बढ़ती रहती। 8 अरब, 12, 25, 46 अरब का K4 फेज 1 हो गया है। तो कौन बनाएगा इसको? किसी ना किसी को तो ओनरशिप देनी। 14 MNAs PTI के आ गए हैं जी। तो PTI को भी अब सोचना होगा कि 6 महीने में अब तक ये मंसूबा शुरू नहीं हुआ, ठीक है, उनकी भी जिम्मेदारी। फिर अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत अपनी करप्शन, लूटमार और अब जो उनकी गिर्द घेरा तंग होने वाला है, उससे बचने के लिए एक नई हाउसिंग स्कीम का अनाउंसमेंट कर दिया तैसर टाउन मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी में। तो वहाँ का जो DG है उसका भी साबका रोल मशकूक है बहरिया टाउन की अलॉटमेंट के हवाले से। 21-21 हज़ार एकड़ ज़मीन नाजायज़ जो है वो बहरिया टाउन को दी गई। इसी तरीके से अगर आप गौर करें तो तैसर टाउन की स्कीम थी, उसके भी पैसे तो ले लिए गए लेकिन एक प्लॉट किसी को नहीं दिया गया, एक ईंट वहां पर नहीं रखी गई। ये नई स्कीम का अनाउंसमेंट करके पैसे बटोरे जा रहे हैं। ये पैसे उनकी जेबों में जाएंगे, फाइलों पर और जेबों में, कहीं लगेंगे नहीं। तो मैं कराची वालों को खास तौर पे वार्न करता हूं कि इसमें पैसा ना इन्वेस्ट करें।
ये पैसा भी उनका डूब जाएगा। व्यूअर्स को कुछ ये भी बता दें कि जब वो कहीं पे प्रॉपर्टी ले, मूवेबल हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी की मैं बात करना चाहूंगी, नॉट लाइक मूवेबल की नहीं, सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी की, कि लोगों को क्या क्या चीजें मद्देनजर रखनी चाहिए कि फिर वो प्रॉपर्टी खरीदे? देखिए, जब तक कोई थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन ना हो, कोई गारंटी ना दे कि इसमें सरजानी टाउन भी देखे गवर्नमेंट ने स्कीम अनाउंस की, वहां कब्जा हो गया, एक एक प्लॉट के 4 फाइलें हैं, यानी मेरी फाइल में ओरिजिनल अलॉटी मैं हूं, अगर फर्ज कर लें तो वो जो उनके पास फाइल है सरकार के पास, उन्होंने 4 आदमियों को और अलॉट कर दिए, तो अब 4 आदमी मार्केट में घूम रहे हैं, तो किसकी कौन ओरिजिनल है अब ये नहीं पता चल रहा। इसी तरह ये न्यूज़पेपर में एनओसी चेक करनी चाहिए, फिर बाकी के कुछ मेजर्स इसका सिस्टम बनाना होगा जो कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड है जी, कंप्यूटर पे आप जाएं, वो अगर आपको दे रहे हैं तो पहले बताएं कि ये स्कीम है, तो उस स्कीम का थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन वो जो गूगल से भी हो कि हाँ इस पे अभी तक किसी का कब्जा नहीं है जी, गूगल पे भी सारी चीजें इंटरनेशनली कोई कंसल्टेंट वेरीफाई कर रहा हो कि हाँ ये पहले किसी को अलॉट नहीं हुई है, पता चला उसी तहसील टाउन में एक छोटी स्कीम और निकाल के उसका बच्चा निकाल के अब लोगों को फिर उल्लू बनाया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध पैसे बटोर रही है, ये जमीन है किधर, ये तहसील टाउन की जमीनें तो अलॉट हो गई, तो उसको लोगों को तो उसका कब्जा दें, उसके मालिकाना हुकूक दें। ये नई स्कीम कहाँ से अनाउंस कर रही है कहाँ पर, और लाइनें लगी हुई बेचारे गरीबों की जो जिनको जुल्म है। तो पीटीआई को भी इस पर खतरे की घंटी तो बजानी चाहिए, लोगों को तो इस पर कॉशन देना चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, लोगों को लुट जाएंगे, क्योंकि पहले भी लुटे। 20 साल पहले हॉक्सबे का क्या हुआ सर, अभी भी चल रही है हॉक्सबे पर, चल रही है ना। तो हॉक्सबे की कहाँ मकान बने, कहाँ मोहल्ले बने, कहाँ लोग आबाद हुए, लोग बस नहीं रहे। स्कीम 33 अभी तक पूरी तरह से नहीं संभली, वहां कब्जे हो गए थे। तो पीपल्स पार्टी का तो वतीरा और काम ही यही है, ऐलान किया, लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, किसी और को अलॉट कर दी, नाजायज कब्जे करा दिए। सर बहुत सारी डिफरेंट जो है कॉलोनीज भी बन रही है जिसमें बहुत सारे मीडिया पर्संस भी इन्वेस्ट कर रहे हैं हॉक्सबे पर। मैंने तो ये कहा कि ये हॉक्सबे छोड़े, हम तो आज मैंने प्रेस क्लब में ये लिया है जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ सहाफियों को ये दिया गया है, ठीक, वो भी मिडिल क्लास है, लुट जाएंगे वो भी। तो पहले देखें कि ये स्कीम कितनी जेन्युइन है, बहरिया टाउन के अंदर तो नहीं आती। मतलब सहाफियों को जाके ये दिया जा रहा है, मतलब ये डर और खौफ भी नहीं है कि आगे इसकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स अगर आ गई। सहाफी हो, कोई भी मिडिल क्लास ना, जिंदगी की जमा पूंजी होती है, उसके पास कुछ पैसे जमा हो गए 5-10 लाख रुपए, तो वो कहता कि ये अगर मुझे 25,000 का या 50,000 1 लाख का प्लॉट मिला तो मैं 10 खरीद लूँ, कल इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो मुझे कुछ बचत होगी, मैं अपने बच्चों की शादी करूँगा। हर आदमी यही कर रहा है, लेकिन वो बच्चों की शादियां तो इधर उधर रह जाती हैं और उसके 10 लाख भी डूब जाते हैं। ये हो रहा सारा। ठीक, अब ये तो तमाम आपने सर हमें खबरें दी, अब आप हमें अगर कोई और अपनी रिपोर्ट देना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर पीएसएल को वेलकम करता हूँ, जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं उनको खुशामदीद कहता हूँ, हमारे लिए अच्छा है, खुश आइंद है, लेकिन हम चाहते हैं कि आइंदा भी क्रिकेट हो, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आए, पीएसएल भी हो, कराची में ज्यादा मैचेस हो, लाहौर में भी इंशाल्लाह हो, हम तो चाहते हैं लाड़काना में भी हो। कंफ्यूजन है सर एक लोगों में कि क्या आप एमक्यूएम में मौजूद हैं अभी भी या नहीं? मैं तो हूं अपनी तरफ से, वो ना समझे मुझे एमक्यूएम को वोट देने से, एमक्यूएम का झंडा उठाने से, एमक्यूएम के लिए काम करने से मुझे कोई नहीं समझ, मेरी उस नज़रिए से वाबस्तगी। मैं इसे 86 की नज़रियाती और एक आम लोगों की बेलौस खिदमत करने वालों की पार्टी बनाना चाहता हूँ। कोर्ट में हूँ, इंशाल्लाह वापस लूँगा, अच्छे लोगों के हाथों में दूंगा। एहतसाब का अमल होना चाहिए। अगर मिडिल क्लास पार्टी में भी वडेरे जागे में नए इंतजामी यूनिट्स, ये आपका स्लोगन रहा है, चाहिए, बल्दिया एलैबोरेट करें। देखें, इंतजामी यूनिट्स का थोड़ा सा फ़र्क है सूबों के मुकाबले में, क्योंकि उसके जो माली जो वसाइल है ना वो किसी एक बॉडी के पास रहेंगे। अगर सिंध में मजीद सूबे बनते हैं 4, तो ग्रेटर सिंध जो है उसकी वसाइल एक बॉडी होगी, जो वो छोटे इंतजामी यूनिट्स के नुमाइंदे उसमें होंगे, वो वहीं पर रहेंगे, ताकि वसाइल अगर कराची में ज़्यादा हैं तो सिर्फ कराची अगर कल कला को इंतजामी यूनिट बनता है तो सारे वसाइल उसको नहीं मिले, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन तमाम 4-5 जो भी इंतजामी यूनिट्स बने, ये आइडिया होता है इंतजामी यूनिट्स का कि उसको खर्च करने का इख्तियार उनका हो, लेकिन वसाइल की डिस्ट्रीब्यूशन का एक फार्मूला हो, चारों। तो 5 डिवीज़न है, इसी तरह पंजाब है, 11-11 करोड़ का सूबा है, ये 5-5 करोड़ का सूबा है सिंध। ये एक वजीर आला और एक इंतज़ामी हुकूमत नहीं चला सकती, अब मजीद इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए। सर लोगों की ईगो के ऊपर बात नहीं आ जाती जब नए इंतजामी यूनिट्स की बात होती है? अगर लाड़काना के लोग इसको समझे कि हम उन्हें खुद उनके शिकारपुर, खैरपुर, बदीन, ठट्टा, दादू
उनके वडेरों के चुंगल से हम उन्हें आज़ाद कराना चाहते हैं कि उनका अपना इख्तियार होगा, उनके अपने वो होंगे वसाइल, वो खुद खर्च करेंगे, उन्हें उनकी आबादी के हिसाब से उनका हिस्सा मिलेगा जो आज नहीं मिल रहा। 90 अरब रुपया भी अगर लाड़काना में पीपल्स पार्टी ने 6-7 सालों में दिया तो फाइलों में दिया लेकिन लगा नहीं, किसी की जेब में फाइलों के जरिए से जेब में चला गया। तो ये तो उनकी बात हम कर रहे हैं, वो हमें अपना लेकिन वहाँ के जो शहरी हैं वो इतना सप्रेस्ड हैं कि उनमें कोई इतनी कोई वो सोच नहीं सकते कि क्या ये बात दुरुस्त है हमारे लिए या क्या ये दुरुस्त नहीं है। जो कंसर्न अथॉरिटीज है वो इसके ऊपर मेजर्स क्यों नहीं लेती? क्योंकि सर जब इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पे इतनी गुर्बत है कि वहाँ पे जब खाने करते हैं वो ताकि हमें वोट्स मिले तो लोग शौक से आते हैं, उनको वोट सिर्फ एक वोट जो है देते हैं खानों के लिए। लोग खाना भी खाएं और कोई और चॉइस नहीं है तो वोट भी दें उस वक्त तक, लेकिन फिर अपने अंदर से भी एक गरीब आम मुतवसत तबके की क़यादत तो निकालनी होगी ना। उसके बगैर तो मतलब कोई पैगंबर तो उतरने वाले नहीं हैं, उन्हें खुद ही जद्दोजहद करनी होगी, खुद ही ऑर्गेनाइज होना होगा, जैसे अर्बन सिंध में हमने किया। आज अगर हम डिवाइडेड नज़र आ रहे हैं तो भले, लेकिन ये कि वो ज़रूरत है एक ऑर्गेनाइज्ड यूनाइटेड अर्बन सेक्युलर एजुकेटेड सियासी अमल की जी, वो मौजूद है। भले बज़ाहिर एमक्यूएम नज़र नहीं आ रही है या एमक्यूएम के वो ग्लोरी या वो यूनिटी नज़र नहीं आ रही। सिंध में सियासी भर्तियां, दूसरी तरफ मली डेवलपमेंट अथॉरिटी प्रोजेक्ट में गफलतें और कंट्रोवर्सीज, ये दोनों क्या बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क है एक बार फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत के लिए? पीपल्स पार्टी को तो इतना मौका अल्लाह ताला ने दिया 10 साल और अब ये मज़ीद 5 सालों के लिए हुकूमत है। वो चाहते तो सियासी तौर पर कराची को और कराची की मेजॉरिटी को अपने साथ मिला सकते थे, या एमक्यूएम को ही इस तरह साथ लेके चलते कि ये दोनों एक दूसरे का आम बन जाती जी, और अर्बन और रूरल इंटीग्रेशन या उनके दरमियान भाईचारा मजबूत हो जाता। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। उन्होंने आखिर में नुमाइशी तौर पर किया तो भी उन्हें 3 सीटें मिली, तो लोग समझ गए कि ये लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। कराची वाले, हैदराबाद और सक्कर वाले बेवकूफ़ नहीं, आंख बंद करके इस तरह पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देंगे। अगर एमक्यूएम ने भी कुछ कोताही की तो उन्होंने तंग आकर पीटीआई को दे दी, फिर पीटीआई की तो चूंकि थोड़ी लॉटरी भी लगी थी तो कुछ उनकी इंजीनियरिंग से भी उनको मिल गई। तो एनी अब आइंदा के इलेक्शन ये वाज़ह ज़्यादा करेंगे कि अब कराची और अर्बन सिंध कितना यूनाइटेड है, और मुझे यकीन है कि अभी भी यूनाइटेड है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक सत्तार आज के प्रोग्राम में शिरकत करने का। डॉक्टर फारूक सत्तार ने हमसे ना सिर्फ नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर बात की, लेकिन उन्होंने हमसे 2 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी बात की, जैसे मली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो गया या फिर सिंध में सियासी भर्तियों के हवाले से बात हुई। तो ये दोनों बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क हैं जो कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत के लिए हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत को इन एरियाज में ज़रूर देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इस कराची शहर में ना सिर्फ सिंधी आबाद है बल्कि यहाँ पर मुख्तलिफ ज़बानों के लोग बसे हुए हैं जो कि बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं। वो तालीम हासिल कर रहे हैं स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स में जाने के लिए, रिक्रूट होने के लिए। लेकिन अगर इस तरीके से किसी एक स्पेसिफिक एथनिक ग्रुप को फैसिलिटेट किया जाएगा तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? ये बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी जानिब जो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से अगर हम बात करें और पाकिस्तान को अगर धमकियां मिल रही हैं पानी रोकने की, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि इंटरनेशनल ट्रीटी या इंटरनेशनल कन्वेंशन के मुताबिक आपको उनके उसूलों पर चलना पड़ता है। ICC ने बहुत गलत काम किया, इंडिया की तरफ इंक्लाइंड होकर इंडिया को स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स शामिल करने के हवाले से उनको गो अहेड देने के लिए। पाकिस्तान को इसमें इन रिटर्न तो पाकिस्तान जा चुका है ऑलरेडी, लेकिन पाकिस्तान को इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि वर्ल्ड कप आने वाला है और वर्ल्ड कप के लिए ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज, गॉड ब्लेस यू ऑल।